जी, वेलकम टू एग्जाम तेजी। एंड सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जेएनयू एमए पॉलिटिक्स जो पीआईएसएम है उसके कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। सो आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है, और इसके बाद फिर हम लोग आगे आपके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर हम मधुबनी बिहार से हैं और मेरा 10th एंड 12th से वहीं से कंप्लीट हुआ है, वहीं के स्कूल से। एंड मेरा ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इंग्लिश लेडी श्री राम कॉलेज ड्यू से हुआ है। अच्छा। सो फिर आपने सारी प्रिपरेशन अपने, आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स रहा है एलएसआर से, तो आपने सारी प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश में ही की होगी। यस सर। ओके ओके। सो कब आपने सोचा, कब आपने प्लान किया जेएनयू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए? सर मेरा जी पॉलिटिकल साइंस था 4 सेमेस्टर, तो हम्म। पॉलिटिकल साइंस के में इंटरेस्ट था। और इंग्लिश में भी जब क्रिटिकल थ्योरी पढ़ते थे, मार्क्सिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म, तो पॉलिटिकल थ्योरी के प्रति भी इंटरेस्ट जाग रहा था। तो माइंड में था कि एमए करना है पॉलिटिकल साइंस से। बट सीरियस प्रिपरेशन इस ईयर लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया, 6th सेमेस्टर में, जनवरी से। जनवरी से आपने स्टार्ट किया। Yes. तो सबसे पहले जब आपने सोचा कि आप प्रिपरेशन करनी, तो पहला थॉट क्या आया, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपने प्लानिंग स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन को लेकर? सर सो सबसे पहले तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है पॉलिटिकल साइंस का, तो कोई आइडिया नहीं था डिटेल में। तो सबसे पहले यूट्यूब वीडियोस पे सर्च किए कि सिलेबस कैसा है, क्या है। देन सर आपके चैनल के बारे में पता चला, उसका वीडियोस देखे एंड पता चला कि इसमें कोर्सेज भी होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, स्टडी मटेरियल्स दिए जाते हैं। तो फिर सर वो ज्वाइन किए और स्टडी मटेरियल्स लिए, तो उससे गाइडेंस मिलना शुरू हुआ। सो आपका कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं था, तो ये आपके लिए एक चैलेंज भी हो जाता है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि आपके कुछ इलेक्टिव कोर्सेज हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, इसका एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। तो उस यस चीज़ सर। को आपने एड्रेस कैसे किया कि अब मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है? देखिए, एलएसआर में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस से हैं। अब आपको उनके साथ compete करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया? यस सर, ये तो बहुत बड़ा इशू था। तो लेकिन ये था कि सीयूईटी का जो फॉर्मेट है और नया जो सिलेबस आया, वो सिलेबस पूरा एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड था कि क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक पूरा क्लियर था। तो ये था कि अगर इन टॉपिक्स का कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लेंगे तो शायद उन लोगों के साथ कम्पीट कर पाए जिन लोगों का ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड हो रहा है। तो इसलिए सर टॉपिक को मतलब कंसेप्चुअल सारा अंडरस्टैंडिंग पे पहले वो फोकस किए कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंड देन उसके बाद फिर फोकस किए कि फैक्ट्स दिमाग में रिटेन रहे। सो इसके लिए फिर आपने अपने नोट्स भी बनाए? यस सर, कुछ टॉपिक्स के लिए नोट्स बनाए, जैसे कि इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक था तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि पिछले ईयर का जो क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी का, बाकी का तो क्वेश्चंस इजी लगा था हमको पर्सनली, बट इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगा था। और इंडियन पॉलिटी में बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें हम रिटेन नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उसके लिए हम नोट्स बनाते थे ताकि इजिली रिटेन कर पाए। तो उसके लिए और आईआर के लिए और नोट्स बनाए। तो इसके लिए आपने कोई बुक भी रेफर किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए? यस सर। तो सर पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। तो हम्म। पॉलिटिकल थ्योरी में और बिना, लेकिन फिर भी बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर पढ़ते थे तो उतना समझ नहीं आता था। तो पहला रीडिंग सोचे कि एक बार डिटेल्ड पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए ओपे गौबा का पढ़े, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम्म। वहां से वो पढ़े। फिर सेकेंड रीडिंग में तो वो पॉसिबल नहीं होता, फिर सेकेंड रीडिंग में तो नोट्स पढ़े ताकि रिविजन हो पाए। हम्म। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी ओपी गौबा ही पढ़े। हम्म। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से जो रिलेवेंट चैप्टर्स था वो, और आपका जो नोट्स रहा वो। हम्म। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरा एग्जाम ट्रेजरी के नोट्स से ही किए। हम्म। जीसी जो हरी पढ़ने की कोशिश की बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम्म। बहुत लेंदी चैप्टर्स थे, टाइम उतना बचा नहीं था। तो हम्म। सर नोट्स से ही पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हुआ मेरा, और आईआर भी नोट्स से ही हुआ है मोस्टली। तो मेनली हम ओपी गौबा और लक्ष्मीकांत बुक्स में मेनली इसी को रेफर किया, बाकी सब नोट्स ऑनलाइन ये सब। हम्म। सो अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स, अगर हम लोग बात करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर,
आप देखती हैं, तो इसमें कौन सा टॉपिक ऐसा था, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो आपको लगा कि नहीं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है? क्यों मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं था। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है। सो किस तरीके से वो अप्रोच करना चाहिए? आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन था और उस चीज को आपने कैसे एड्रेस किया? तो मेरे लिए पर्सनली डिफिकल्ट रहा इंडियन पॉलिटी और पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी था लिटरेचर में, तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी लगता था कि हाँ ये फेमिलियर है, ये हो जाएगा, और उसमें इंटरेस्ट भी था। आईआर में भी इंटरेस्ट था, तो आईआर भी इजी लगता था। बट इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो उसको अप्रोच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो उसके लिए बस बार बार रिविजन ही की, क्योंकि वो उसी से फिर दिमाग में फैक्ट्स रिटेन हो पाया। और पब्लिक पॉलिसी का तो बस कुछ ही टॉपिक्स था सिलेबस में, बट एग्जाम में सिलेबस से हटके भी बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पब्लिक पॉलिसी के लिए चूंकि उतना कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था एक एक चीज, तो मेनली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई किए, जितना भी उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको एनालाइज किए, ताकि हो जाए तो पब्लिक आपने कौन पॉलिसी। कौन सी यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर सॉल्व किए थे या देखे थे? सर चूंकि एग्जाम ट्रेजरी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एक साथ दिया था, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो डीयू का, जेएनयू का और एचसीयू का तो सॉल्व किए ही थे। बाकी हम्म। जामिया और बीएचयू का भी एक नजर क्वेश्चन सब देखे थे कि कैसा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो प्रीवियस पेपर्स देखना आपके लिए हेल्पफुल रहा? हाँ सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो रियलाइज होता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ता था उनको सॉल्व करने से। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा सर प्रीवियस और ईयर वो क्वेश्चन सारे पेपर। पेपर्स एक जगह आपको मिल गए तो वो कितना हेल्पफुल रहा? सर ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि अगर ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करते थे पहले कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो नहीं मिलता था, मुश्किल से लिंक मिलता था। बट हम्म। सारा कुछ क्वेश्चन 10-12 साल का एक जगह आ गया, और वो भी बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का। तो बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गया था कि हम अलग अलग टॉपिक को लेके उसको प्रैक्टिस कर सकें। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का कैसा पैटर्न रहता है, जैसे जेएनयू का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें, तो आइडिया लग गया कि जेएनयू में किस टाइप का होता है डिफिकल्टी लेवल, डीयू में किस टाइप का, और तो बहुत अच्छा आइडिया लग गया उससे कि सारा कुछ एक जगह था। तो आपका ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ है? आगे सर इसी साल ग्रेजुएशन तो आपने कंप्लीट हुआ है। टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक तरफ आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है प्रिपरेशन के लिए और दूसरा आपका इंग्लिश ऑनर्स था डीयू से, वो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया? सर टाइम मैनेजमेंट, पहले तो मेरा डिसीजन था कि हम लास्ट फिफ्थ सेमेस्टर से पढ़ना शुरू करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हम्म। फिर सिक्स सेमेस्टर से ही हम पढ़ना शुरू कर पाए। बट जैसे मई में मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम्स था, और उसके पहले प्रिपरेशन ब्रेक था 10 दिन। तो ये डिसाइड किए थे कि मई में पूरा पूरी अपने ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्जाम्स पे फोकस करना है। तो ये प्लान था कि अप्रैल तक पूरा सिलेबस जो है सो कवर्ड हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल तो साइंस के लिए। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का। तो ये करते थे कि जनवरी से ही जो है सो टाइम बांट लिए थे कि जैसे कि कॉलेज में जो फ्री लेक्चर्स होते थे, तो उस टाइम में पूरा टाइम देते थे पॉलिटिकल साइंस को, और जो भी फ्री टाइम मिलता था तो उसमें मान लिया पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते थे, और बाकी जो टाइम बचता था उसमें ग्रेजुएशन के कोर्स का वो पढ़ते थे। तो पर डे मतलब आपको क्या लगता है कितना आवर्स देना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहता है, तो पर डे ऑन एवरेज एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को जो सिंसियरली अगर पढ़ाई करता है तो कितना समय देना चाहिए? सर अगर किसी का और कोई बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस के अलावा, और अगर उसका ग्रेजुएशन का भी स्टडीज अभी कंटिन्यू है, तो ज्यादा टाइम देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है रोज। तो ये है कि उसको थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए, 7-8 महीने पहले, ताकि इजीली हो जाए, क्योंकि लास्ट मंथ्स में मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक। हम्म। अर्ली शुरू किया जाए तो ज्यादा इजी हो जाएगा ये प्रोसेस। और आई थिंक सर डेली ग्रेजुएशन के साथ मैनेज करने पे 3-4 घंटे दे सकते हैं। सो आपके पूरे प्रिपरेशन में क्या एक ऐसी चीज थी जो आपको लगा
जब आपने एग्जाम दे के जब आप वापस आई तो आपको लगा कि ये भी अगर मैं कर लेती तो और ज्यादा चांसेस हो जाता है एडमिशन का, क्योंकि देखिए एडमिशन मिल गया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज ए स्टूडेंट वो ना कभी भी एग्जाम देने के बाद हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, फिर भी लगता है कि अच्छा ये कर लेनी चाहिए थी। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगा होगा आफ्टर एग्जामिनेशन की वो चीज करनी चाहिए थी? अ, सब कुछ तो किए थे, पीवाईक्यूज भी लास्ट मतलब बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे, बट ये था कि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। जैसे हम्म। कि लास्ट के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि वो ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक, तो वो सब बहुत कम टाइम में कवर किए थे। तो ये था कि थोड़ा सा पहले शुरू करना चाहिए था, ताकि और टाइम से जो है सो थोड़ा एक्सटेंसिव वे में वो सब कुछ कवर हो पाता और थोड़ा और पीवाईक्यूज सॉल्व कर पाते। तो थोड़ा अर्ली शुरू करना चाहिए था, ये दिमाग में आया था। हम्म। अब आते हैं एग्जाम ट्रेजरी पे। तो एग्जाम ट्रेजरी का जो आपने स्टडी मटेरियल लिया या टेसिस लिया, तो कितना ज्यादा हेल्पफुल था आपके प्रिपरेशन में? स्टडी मटेरियल कितना एडिक्वेट था? स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा एडिक्वेट था, स्पेशली जैसा सीबीटी का एग्जाम पैटर्न है उस हिसाब से, क्योंकि इस साल ना सिर्फ फैक्चुअल बल्कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। हम्म। तो जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी हम एक बार टॉपिक गौबा से पढ़ लिए, बट उसको दोबारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब हम एग्जाम ट्रेजरी का नोट्स पढ़े तो सब कुछ एक जगह था, सारा फैक्ट्स भी और सारा कॉन्सेप्ट्स भी। तो मेरे लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इजी हो गया। और इंडियन पॉलिटी के लिए भी यही था कि बहुत सारा मतलब अलग अलग पीडीएफ्स था, हर एक टॉपिक का इंडिविजुअली, अमेंडमेंट्स का अलग, और सारी चीज का अलग अलग पीडीएफ। तो मेरे लिए सब कुछ इजिली सॉर्टेड आउट हो गया। जैसे कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका एक अलग पीडीएफ था। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि चीजों को इजीली समझ पाए। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो मेरा पूरा वहीं से कवर हुआ। तो हम्म। नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे प्रिपरेशन में। और पीवाईक्यूज भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी उससे बहुत ज्यादा बढ़ा। और कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में। टेस्टरीज भी आपने सॉल्व किए थे? ये सर कुछ टेस्ट भी सॉल्व किए थे, तो क्योंकि लास्ट फर्स्ट अगर ग्रेजुएशन का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था तो एक नहीं सॉल्व कर पाए, बाकी 3-4 सॉल्व एक किए चीज थे। तो ये चीज क्लियर हो जाता है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो लास्ट में आपके ग्रेजुएशन के भी एग्जाम्स होते हैं, प्लस आपके सीयूईटी का भी एग्जाम होता है, आपको उधर के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं, सीयूईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो मिक्स ना हो जाए, मिस मैच ना हो जाए, तो और वो एक टेंशन भी हो जाती है। तो आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या थ्री अगर टिप्स की बात करें, तीन सजेशंस की बात करें, तो क्या एडवाइस होंगे आपकी तरफ से? पहला एडवाइस ये होगा कि थोड़ा अर्ली शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली शुरू करने पे टाइम रहता है हैंड में, लास्ट में टाइम बचेगा कि बहुत सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर पाए। लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक छूट जाए या फिर अच्छे से कवर अप ना हो पाए। और हम्म। दूसरा कि पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज पर्सनली हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट जब बाद में टॉपिक्स को कवर करने के बाद पीवाईक्यूज सॉल्व करते थे एंड वो सही सॉल्व हो जाता था, तो धीरे हम्म। धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा कि हाँ ये भी हो जाएगा। हम्म। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि पढ़ लेते थे उसको टॉपिक में, बट पीवाईक्यूज में देखते थे तो लगता था कि नहीं आया। तो बाद में जब पीवाईक्यूज को एनालाइज करते थे तो पता चलता था कि नहीं, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है ताकि क्वेश्चन उससे सॉल्व हो पाए। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, अर्ली शुरू करना इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरा कि कंसिस्टेंट रह पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है। तो श्रुति जी, आपने आज आपका जेएनयू में सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो आपका विजिट फर्स्ट टाइम था या इससे पहले भी आपने विजिट किया जेएनयू? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम विजिट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कैसा लगा एडमिशन प्रोसेस, वहाँ की इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स, सीनियर्स, कैसा आपका क्या फीलिंग है, क्या रिव्यूज थे? बहुत ज्यादा रिलीव्ड थे और बहुत खुश थे कि ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, क्योंकि जब से एमए का सोचे थे कि पॉलिटिकल साइंस में करना है, और पीआईएसएम तो सब्जेक्ट ऑफर करता है जेएनयू स्पेशलाइजेशन, तो यही था कि जेएनयू में जाना है। तो जेएनयू का माहौल तो जो भी सीनियर्स है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पूरे एडमिशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं ताकि स्मूथली हो जाए। और अभी तो क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी, तो तब अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम्म। ठीक है श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए सारे सुझाव को वो मानेंगे और
कड़ी मेहनत करके जेएनयू पहुंचेंगे। सो श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि सर आपके ही चैनल के कारण और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाया सीबीटी के पैटर्न के बारे में। एक जगह कंसोलिडेटेड नोट्स मिला और बहुत बड़ा रोल ये प्ले किया ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए उसमें। तो सर बहुत-बहुत थैंक्स आपको। श्रुति, तारीफ